तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी लेके मैं हाज़िर हूँ बलजीत परमार। आज के दिन हम जिक्र करेंगे अरुण गावली के उन दो बड़े शार्प शूटर्स का जिन्होंने तकरीबन एक दशक तक मुंबई में अपने गोलियों की बौछार से आतंक का माहौल बना रखा था। उन दोनों की एक ही दिन मुंबई में एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन दोनों का नाम था सदा पावले और विजय टांडेल। ये दो बहुत बड़े नाम थे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के उस ज़माने में, और उनके उस एनकाउंटर से जो एक झटका, बड़ा धक्का जो अरुण गवली गैंग को लगा, वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहा। उसके बाद अरुण गवली का जो गैंग था वो कमज़ोर होता गया, और उसके क्या कारण थे, ये सब कैसे हुआ, ये आपको थोड़ी तफसील में आज बताएंगे। सदा पावले के बारे में बहुत कुछ अवेलेबल है किताबों में, मैगज़ीन में, नेट पे, और बहुत से सारे सोशल मीडिया पे। कुछ फिल्मों, मराठी की कुछ फिल्में भी उसके ऊपर बनी, और उसी तरह विजय टांडेल के ऊपर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन मैं कुछ वो बातें करूँगा आपके साथ जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, जो मैंने अपने पिछले कुछ हफ्तों की रिसर्च में, जो अरुण गवली गैंग पे जो पूरी इसकी रिसर्च कर रहा था, खोज पड़ताल कर रहा था, उसमें काफ़ी अरुण गवली के गैंग के गैंगस्टर्स की कहानी आपने सुनी है। कुछ लोगों की अभी बाकी है, वो आने वाले दिनों में आएगी। तो आज हम बात करते हैं कि वो क्या कारण थे जिससे दोनों को एक साथ मारने का इतना बड़ा प्लान, इतनी बड़ी एक तरकीब जो थी वो मुंबई पुलिस की तरफ से बनाई गई। क्यों ज़रूरी था इनको रास्ते से हटाना, और इतनी क्या मजबूरी थी कि इनको इस तरह से दिन दहाड़े दोपहर के 2 बजे एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक एनकाउंटर करके ख़त्म किया जाता है। ये सब बातें आज करेंगे। सदा पावले वो डेयर डेविल था जो कहीं भी किसी के घर में, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में, मिल में घुस के कुछ भी कराता था। ये उसकी जो डेयरिंग थी वो अंडरवर्ल्ड में काफ़ी मशहूर थी। और बचपन में वो, जैसे मैंने कहा, बाकी जो गैंगस्टर हुए हैं उस इलाके के, सबके सब 1980, 82, 83, 84, 85, इन 5 सालों में क्राइम की दुनिया में आए, जिसका मेन कारण मैं बहुत बार बता चुका हूँ, दत्ता सामंत की वो मिल्क स्ट्राइक। और उसी तरह जो सदा पावले था, ये भी एक उसी मिल परिवार के से आया था, और नौकरी नहीं थी। ये कहीं काम भी करता था मिल में, वो मिल बंद हो गई, नौकरी नहीं थी। तो करते करते वो रमा नायक के टच में आता है। रमा नायक के साथ काम करते करते, और जब ये भी बताते हैं कि जब स्कूल में था 8वीं 9वीं 10वीं में कहीं, तो कबड्डी भी बहुत अच्छी खेला करता था। और उसी इलाके में जो छोटे जो बच्चे स्कूल के या यंगस्टर महल्ले के कबड्डी के मैचेस किया करते थे, उसमें जब कभी कबड्डी के उस मैच में लड़ाई होती थी तो लोग समझ जाते थे ये लड़ाई करने वाला और कोई नहीं होगा, सदा पावले होगा। तो इसी तरह जो विजय टांडेल था, वो भी एक बहुत डेयरिंग शार्प शूटर था। उसके किस्से मैंने आपको सुनाए, और उसका क्या क्या कारनामे उसने की। और लास्ट टाइम वो जो रज्जी के बॉर्डर में विजय टांडेल को जो गोली लगी थी, KEM हॉस्पिटल में उसको स्ट्रेचर पे छोड़ के सब लोग भाग गए थे, और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह उसका इलाज किया गया, और वापस ठीक होके वो फिर वापस दगड़ी चाल पहुंच गया। तो ये इनके पुराने किस्से, 18-18, 20-20 मर्डर, 30-35 एक्सटॉर्शन के केस, और उसके अलावा लोगों को धमकियां देना, प्रोटेक्शन मनी लेना, और करते करते जो दोनों इतने बड़े हो गए थे कि कहीं ना कहीं अंदर से अरुण गवली को भी इनसे खतरा महसूस होने लगा था। 2-3 किस्से जो सदा पावले के बारे में ज़्यादा जो पब्लिक डोमेन में हैं, उनमें उसका एक कैरेक्टर सामने आता है। वो थोड़ा रिपीट लगेगा आपको, लेकिन उसमें इस शख्स का करैक्टर समझने की
बहुत ज़रूरत है। एक थाने का एक पॉलिटिकल लीडर था, छोटा मोटा बिल्डर भी था, और वो अरुण गवली के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहा था। वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आया था, अपना कुछ नाम बनाने के चक्कर में, सुर्खियों में रहने के चक्कर में अरुण गवली के ख़िलाफ़ उसने बयानबाजी शुरू की। और अरुण गवली उस आदमी को मारना नहीं चाहता था या मरवाना नहीं चाहता था, उसके कुछ पॉलिटिकल कारण थे। उसलिए अरुण गवली ने सदा पावले को कहा कि इसको ज़रा किसी और तरीके से सीधा करो, इसको मारना नहीं है। तो सदा पावले एक दिन उस बिल्डर कम पॉलिटिशियन के ऑफिस में जाता है, अपना रिवाल्वर पिस्टल जो भी था वो निकाल के उसके टेबल पे रख के 15-20 मिनट उसके ऑफिस में उसके टेबल के सामने की उसकी कुर्सी के सामने बैठा रहता है और बोलता कुछ नहीं। आप अंदाज़ा लगा लिए, साइकोलॉजी करिए, एक आदमी हथियार लेके किसी के सामने बैठा हो तो वो आदमी के दिल पे क्या गुजरती होगी। और आने के टाइम पे 15-20 मिनट के बाद जब वहाँ से सदा पावले उठा तो उस बिल्डर कम पॉलिटिशियन को सिर्फ इतना बोला कि आज के बाद डैडी के ख़िलाफ़ मीन्स अरुण गवली के ख़िलाफ़ ज़बान खोली तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया जाएगा। और वाकई उस दिन के बाद उस आदमी ने कभी अरुण गवली के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड तरीका था एक सदा पावले का। इसी तरह एक इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी है, बहुत बड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वल्लभ भाई ठक्कर करके एक रघुवंशी मिल के मालिक हुआ करते थे। उन लोगों का अरुण गवली के साथ कोई किसी बात पे पैसे का लेन देन हुआ। बहुत बड़ी रकम जो थी वो कहते हैं 50-60 लाख की रकम थी, जिसका सौदा हुआ कि इतना पैसा वल्लभ भाई ठक्कर अरुण गवली को देगा। लेकिन उन दिनों में अरुण गवली को जेल में जाना पड़ गया दूसरे किसी केस में, तो वो ड्यूटी उसने सदा पावले की लगा दी कि आप इससे पैसा लेके अपना जो गैंग के जो खर्चे होते हैं वो सब चलाना। और ये वो ज़माना था जब अरुण गवली खुद बोस्ट किया करता था। कुछ पेपर में भी उसने बयान दिया कि मेरे पास 1000 लोगों की आर्मी है। उसका कहने का मतलब था कि उसके पास 1000 जो उसके गुर्गे थे वो काम करते थे। मेरे पास एक लिस्ट है जो उस ज़माने में क्राइम ब्रांच ने बनाई थी, उसमें जो सबसे बड़ा गैंग जो है वो अरुण गवली गैंग का बताया गया है। 186 लोगों की लिस्ट तो क्राइम ब्रांच ने तैयार की थी, जिनकी क्रिमिनल वो 186 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री थी, और एक या एक से ज़्यादा बार वो लोग अरुण गवली के लिए या किसी और के लिए काम करते हुए पकड़े गए थे और उनका पुलिस में रिकॉर्ड था, फिंगरप्रिंट उनके पुलिस रिकॉर्ड पे थे। तो वो क्राइम ब्रांच उस ज़माने में 86-87 में खुद मानती थी कि अरुण गवली के पास 186 नामचीन गुनहगार हैं। दूसरे नंबर पे जो था वो अमर नायक का गैंग था उस ज़माने में। उसी 87 में जब अरविंद इनामदार क्राइम के इंचार्ज हुआ करते थे, उनके टाइम पे ये लिस्ट बनी थी। और शायद वो लिस्ट उस ज़माने में जो क्राइम ब्रांच का जो आदमी जो ब्रेन समझा जाता था, सब काम करता था ऑफिस में बैठ के, उसका नाम था संजय परांडे, उन्होंने बनाई थी। उसमें अमर नायक के भी 150 से ज़्यादा लोगों के नाम, वो लिस्ट भी मेरे पास है पुराने ज़माने की, मैंने फाइल में अभी तक संभाल के रखी हुई है। तो 150 से ज़्यादा लोग अमर नायक गैंग के, बापड़ गैंग के थे। तो ये आप अंदाज़ा लगा लिए कि हम अरुण गवली के पास वो जो आर्मी थी 1000 लोगों की, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि छोटे मोटे 2-4 आदमी मरे नहीं मरे, अंदर चले गए बाहर चले गए, लेकिन उनको संभालना, हर महीने खर्चा देना, उनकी पॉकेट मनी, उसके लिए पैसा जो था आप अंदाज़ा लगा लो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में 1000 से ज़्यादा वर्कर नहीं होते, कोई जो भी नॉमिनल अमाउंट होगा वो हर महीने हर हफ्ते उनको देना पड़ता था। तो उस चक्कर में 50-60 लाख रुपए की पर जो एक्सटॉर्शन मनी थी वो वल्लभ भाई ठक्कर इंडस्ट्रियलिस्ट से मांगी गई, जो रघुवंशी मिल के मालिक थे। और वो रघुवंशी मिल में बाद में बंद हुई और उसमें कई कुछ और दुकानें कोई गोडाउन वगैरह बन गए।
तो उस दिन जिस दिन पैसा कलेक्ट करने का टाइम था, उस दिन कोई पैसा रघुवंशी मिल के मालिक ने कुछ अहमदाबाद से मंगवाया था आंगड़िए के थ्रू। ये कागड़िया एक वो जो हवाले का काम ज़्यादा करते हैं, डायमंड वगैरह लेके बॉम्बे और सूरत अहमदाबाद के बीच में रोज़ बाई ट्रेन घूमते हैं, बड़ी मात्रा में कैश करेंसी, सोना, डायमंड ये रेगुलर बेस पे लाते हैं और बड़े रिलायबल गिने जाते हैं। एक ज़माने में कहा जाता था कि बैंक में कहीं आपके पैसे के साथ खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन आंगड़िया कभी एक नए पैसे की हेराफेरी नहीं करेगा। तो जो आंगड़िया की जो वो ग्रुप था, उनके थ्रू जो 25-30 लाख रुपया अहमदाबाद से आना था और वो कैश जो वल्लभ भाई ठक्कर ने देना था सदा पावले को, वो पूरा नहीं हो सका। कुछ 25 लाख रुपया उसके पास था और बाकी आंगड़िया उस दिन ट्रेन लेट हुई या क्या हुआ, कुछ घंटों का फ़र्क पड़ गया। और वो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके गेट के ऊपर सिक्योरिटी थी। तो जब सदा पावले लेने गया तो उसको सिक्योरिटी वालों को मालूम था कि ये अरुण गवली का आदमी है और सेठ जी ने बोल के रखा, वो आएगा तो उसको आने देना। उसकी गाड़ी की किसी ने तलाशी नहीं लिया, क्या लेके जा रहा है, क्या हथियार है, किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो अंदर जाता है सदा पावले और ऊपर जाके जब पैसे की डिमांड करता है तो वो मालिक कंपनी का बोलता है कि इतना पैसा मेरे पास है, अभी आप ले जाइए, या थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, पैसा कभी भी आ सकता है। आंगड़िया डिले हो गया, कहा मुझे मालूम नहीं। तो सदा पावले एकदम गुस्से में आके कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो क्या, इतने बड़े आदमी हो, इतना पैसा भी नहीं रख सकते, जो भी हुआ होगा कुछ उनकी बात। लेकिन उस गुस्से में सदा पावले ने वो 25 लाख तो ले लिया और उस आदमी को गोली मार दी और उसको मार दिया वहीं पर, उसके ऑफिस में, उसकी फैक्ट्री के अंदर। तो इस किस्म का एक टेरर का नमूना था सदा पावले। शायद यही कारण था कि उसके नाम से लोग बहुत डरते थे। और वो मुझे भी कई बार हैरानी होती है कि वल्लभ भाई ठक्कर जैसे आदमी ने इतनी अनगहली या इतनी बड़ी टेक्निकल मिस्टेक कैसे की। बहुत पैसे वाले लोग थे। बालाबार हिल पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो दूर से दिखाई देती है। जैसे ही हम मेरीन ड्राइव से राजभवन की तरफ ऊपर की रोड जाते हैं, जहाँ पे सीबीआई का ऑफिस है, वाइट हाउस, उसके पास ही एक बहुत हाई राइज अपार्टमेंट है। 14 और 15 फ्लोर पे जो उसका पेंट हाउस था 2 फ्लोर का, वो ये ठक्कर फैमिली के पास था। इनका एक बेटा भी था हेमंत ठक्कर, जो उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में एक प्राइवेट डिस्को चलाता था। आपने बहुत से डिस्को देखी होगी, 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, या इंडिपेंडेंट डिस्को। लेकिन एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में एक प्राइवेट डिस्को बेसमेंट में सिर्फ अपने दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए, वो सब उनकी स्टैंडर्ड के लोग हुआ करते थे, हाई सोसाइटी, बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेसेस, हीरोइन, वो वहाँ जाया करती थी। मुझे भी बहुत साल पहले एक बार किसी एक बड़े आदमी के साथ एक बार जाने का मौका मिला था और उस समय वहाँ पे एक बहुत बड़ी हीरोइन है, वो पंजाबी हैं, हिंदी फिल्मों की। एक बहुत बड़े एक्टर जो आजकल खबरों में हैं, उसकी कंपनी में वो पार्टनर भी हैं और वो भी वहाँ पे हेमंत ठक्कर की गेस्ट बन के उस प्राइवेट पार्टी में शामिल थी। कहते हैं कि उन दिनों में उसका शायद हेमंत के साथ कोई अफेयर भी चल रहा था। लेकिन ये मर्डर होने के बाद जब उसको पता चला कि इनके तो अंडरवर्ल्ड से दुश्मनियाँ चल रही हैं, तो उसने एक दूसरे गुजराती से बाद में शादी भी कर ली। फिल्मों को छोड़ के वो फिल्म प्रोडक्शन में आ गई, एक बड़ी कंपनी बनाई। खैर, तो ये वो फैमिली थी, ठक्कर फैमिली। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि वो दूसरा 25 लाख रुपया कैश में हो सकता है, कई बार अरेंज करने में मुश्किल हो, लेकिन 25 लाख के लिए उस आदमी की इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जान चली गई सदा पावले के हाथों। तो ये सदा पावले का इस किस्म का वो अरुण गवली को चैलेंज भी करने लग गया था, क्योंकि उन दिनों में अरुण गवली का ज़्यादा समय जेल में बीतता था और कम समय वो घर में आता था। इसमें एक कारण जो मैं जिस पे थोड़ा ज़ोर देना चाहूँगा आपकी नॉलेज के लिए, कि अरुण गवली गैंग ने उन दिनों शिवसेना से बहुत बड़ा पंगा ले लिया था और उस समय सरकार शिवसेना की थी।
मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे। और आपको मालूम है कि जब पार्टी जिससे आप दुश्मनी ले रहे हो और वो पार्टी हाकम पार्टी है, वहाँ पे हुकूमत चलती है उनकी, पुलिस और जंतर तंत्र उनके साथ है, तो आपको कभी भी वो ठिकाने लगा सकते हैं। और वही काम हुआ, क्योंकि अरुण गवली ने जो ओपनली शिवसेना को चैलेंज करके अखिल भारतीय परिषद बनाई थी, पार्टी बनाई थी, उसके चलते हुए शिवसेना से काफ़ी नाराज़गी हुई। यहाँ तक नहीं, अरुण गवली गैंग ने शिवसेना के नेताओं को मारना भी शुरू किया। और सबसे ज़्यादा खतरनाक काम था जो विजय टांडिल ने 96 में 1996 में 12 अप्रैल को किया। वो था बाल ठाकरे के खास आदमी जयंत यादव का प्रभा देवी में उसके घर के नीचे मर्डर। वो केबल ऑपरेटर का काम भी करता था, सीए भी था। आधा दिन वो मातोश्री में बाल ठाकरे का काम देखता था और दोपहर के बाद वो शिवसेना भवन में आके पार्टी के बाकी काम देखता था। लोगों मिलना गिलना, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट, ये वो सब जो पार्टीज़ का होता है। रूलिंग पार्टी 50 काम करवाती है सरकार से, बीएमसी से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और सरकारी अदारों से, तो वो काम काज सब वो जयंत यादव देखता था। प्रभा देवी शिवसेना भवन के पास ही है, आना जाना उसका रोज़ वहाँ से होता था। और उस आदमी को दिन दहाड़े विजय टांडिल ने जाके उसके घर के नीचे गोलियां मार के मार दिया। तो वो शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत गुस्सा था। इसी तरह अमर नायक ने जब शिवसेना को चैलेंज किया, तब भी मनोहर जोशी की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, और उसको एनकाउंटर खत्म किया गया। अरुण गवली को ये कहीं उसके दिमाग में नहीं था कि इतना बड़ा रिप्राइजल जो है, एक इतना बड़ा जवाबी एक्शन शिवसेना की तरफ से हो सकता है। उसने अपने बंदों को कंट्रोल नहीं किया। अरुण गवली को तो मालूम था कि मैं दगड़ी चाल में रहूं तो कोई नहीं मार सकता, जेल में हूँगा तो नहीं मार सकता। और बाद अरुण गवली का जयंत ठक्कर के साथ पर्सनल दुश्मनी भी थी, जयंत यादव के साथ, क्योंकि जब अरुण गवली पूना जेल में था तो इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के जयंत यादव ने जो होम मिनिस्टर थे गोपीनाथ मुंडे और जो जेल डिपार्टमेंट ऑफिसर उनसे मिलके इसकी ट्रांसफ़र जो थी वो पूना से औरंगाबाद करवा दी थी। और पूना में अरुण गवली का गढ़ माना जाता था। तो इस चक्कर से कुछ ऐसी बातें भी थी कि जो अरुण गवली उस यादव से बहुत नाराज़ था। तो इसी उन्हीं दिनों में एक और, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, शिवसेना के और एक बड़े लीडर को सदा पावले और विजय टांडिल ने मारा। और आखिर में अगर आपको याद हो कि 2008 में जो केस हुआ जमसंदेकर का, जिस केस में आज के दिन में अरुण गवली उम्र कैद भुगत रहा है, वो भी शिवसेना का कॉरपोरेटर था। तो शिवसेना से दुश्मनी कहीं ना कहीं अरुण गवली को बहुत महंगी पड़ी। वो भी उन दिनों में जब महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना की सरकार थी, शिवसेना का अपना मुख्यमंत्री था। तो ये एक हमें बात नागा में रखनी पड़ेगी। और जब सरकार आपके पीछे लगती है तो पुलिस जो है वो उसका सबसे बड़ा हथियार होती है सरकारी काम करने के लिए। वो उसी किस्म का काम जो था वो मुंबई की पुलिस ने और उसके उस समय के एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालास्कर ने किया। तारीख थी उस दिन 26 सितंबर 1997। उस दिन, उसके एक दिन पहले 25 तारीख को सालास्कर का कहना है कि उसको एक टिप ऑफ मिला कि सदा पावले और विजय टांडिल कहीं बाहर जाने की फिराक में हैं, मुंबई के बाहर जाने के लिए। तो उन्होंने उस मिली इन्फॉर्मेशन पे फील्डिंग लगाई, लेकिन वो लोग नहीं निकले। दूसरे दिन फ्राइडे को, नेक्स्ट डे 26 तारीख को फिर इनको टिप ऑफ मिलता है कि वो सदा पावले और विजय टांडिल घाटकोपर में राजाबाड़ी हॉस्पिटल के पास से निकलेंगे शिरडी जाने के लिए। ये वही हॉस्पिटल है जिसके पास आरफ कालिया का एनकाउंटर किया गया था। आपने थोड़े दिन पहले उस एनकाउंटर में सुना। और देखिए इतना सीक्रेट वो मिशन रखा गया था सदा पावले और विजय टांडिल के लिए।
सदा पावले के एक भाई आनंद और उसकी वाइफ और उनके साथ सदा पावले की बहन हासूबाई, वो विद्या विहार एरिया है घाटकोपर के साथ, वहाँ पे रहता था सदा पावले का सगा भाई आनंद पावले। और उनका एक फैमिली फ्रेंड था बलदेव सिंह पानेसर सरदार जी। वो बहुत अच्छा ड्राइवर था, चैंपियन ड्राइवर उसको कहते थे। तो वो सदा पावले के भाई आनंद का वो सरदार जी बलदेव सिंह पानेसर बचपन का दोस्त था और फैमिली फ्रेंड थे, पूरी फैमिली एक दूसरे को जानती थी। खैर, तो उसको आनंद ने बलदेव को बुलाया और कहा कि आज हमें दोपहर में मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं बाहर से, उनको शिरडी मंदिर में साईं बाबा के दरबार में लेके जाना है। और बलदेव को बताया गया कि उनमें से एक का नाम अजय है और दूसरे का नाम भास्कर है। ये वो दोनों असल में कौन थे वो तो बलदेव को एनकाउंटर के बाद मालूम पड़ा। और जब बलदेव विद्या विहार उनके घर पे पहुंचा, वाइट कलर की फिएट गाड़ी थी 1778 उसका नंबर था, मुझे याद है। मैंने वो गाड़ी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में बहुत साल खड़ी रही वो जब केस चल रहा था। तो उस गाड़ी वाइट फिएट कार, क्वाइट अ न्यू कार, नई थी, उसको लेके आनंद, उसकी बीवी और उसकी बहन जो सदा पावले की बहन भी, ये चारों लोग वहाँ से उसके साथ बैठे बलदेव के पास। थोड़ा आगे जाके इनको दो आदमियों को पिकअप किया जिनका नाम अजय और भास्कर बताया गया था। तो बलदेव ड्राइविंग थी। तो फिएट कार उस ज़माने में उसकी आगे की सीट भी लंबी होती थी, आज की तरह बकेट सीट नहीं हुआ करती थी। तो तीन आदमी बड़ी आसानी से आगे बैठ जाते थे और तीन पैसेंजर पीछे बैठ सकते थे फिएट में। तो 6 लोगों के लिए बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी थी। तो बलदेव सिंह गाड़ी चला रहा था, उसके साथ आनंद बैठ गया। आनंद के साथ आगे वाली सीट पे उसकी बीवी अनीता शायद नाम था उसका, वो बैठी। और पीछे वाली सीट में लेफ्ट की खिड़की में सदा पावले जिस तभी तक जो अजय था उसके साथ आनंद की सिस्टर हासूबाई वो बैठ गई। बीच में सदा पावले उर्फ अजय और राइट में विजय टांडल और भास्कर, ये तीनों लोग पीछे बैठ के। अब जब इस पूरे एनकाउंटर के बाद जब हाई कोर्ट में हासूबाई ने अपील की थी कि मेरे भाई सदा पावले का जो एनकाउंटर हुआ फेक हुआ है, उसमें जो कहानी बलदेव ने सुनाई एज अ विटनेस और उसकी बहन ने सुनाई, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, फिर कभी आपको बताऊंगा। लेकिन जब इनकी गाड़ी वहाँ पे रोकी गई MG रोड, महात्मा गांधी रोड और राजाबाड़ी हॉस्पिटल के जंक्शन पे, विजय सलास्कर उसके 6 साथी 2 मारुति गाड़ियों में आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं और इनको बाड़ी से बाहर निकाल के दोनों का एनकाउंटर शो किया जाता है। वो पूरा और 15 मिनट का पूरा ऑपरेशन दिखा के एक वायरलेस मैन बुला के इनकी बॉडीज़ को स्ट्रेचर पे रख के राजाबाड़ी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और विटनेसेस जो थे 4-5 उनको लेके घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने का काम शुरू होता है। और शो ये किया जाता है कि 3 पुलिस वाले उसमें इंजर्ड हुए और 2 जो आरोपी थे मारे गए। जो अजय था वो असल में सदा पावले था, जो भास्कर बताया गया था बलदेव को वो विजय टांडल था। तो ये उन दोनों की अंतिम यात्रा की अंतिम कहानी, जो एक बहुत बड़े पीर फकीर जिसको लोग भगवान भी मानते हैं साईं बाबा, उसके दरबार में हाज़िरी लगवाने जा रहे थे, लेकिन शायद उनके नसीब में नहीं था, भगवान को उनकी हाज़िरी उसमें नहीं चाहिए थी, कहीं और चाहिए थी। तो ये किस्सा था सदा पावले और विजय टांडल का। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके आएंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।